हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है हम काल विभाजन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज ये हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। 50 क्वेश्चन करवा दिए मैंने 2 क्लासों में, ठीक है। पहली क्लास में भी 25 क्वेश्चन थे और दूसरे में भी 25 क्वेश्चन हैं। आज हम 91 क्वेश्चन से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। ठीक है भाई, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, वो हमें बताना है। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रचनाओं का मौलिक उल्लेख ये साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता, ठीक है। और विभिन्न युगों की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री ये हो सकता है भाई स्रोत। शिलालेख भी होते हैं, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक या बाहरी परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्रियां साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं, ठीक है। ये 51वां क्वेश्चन था अपना। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है भाई, इनमें से बताना जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उनकी पुस्तक कौन सी नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये तो है। साहित्य की आलोचना देखते हैं भाई, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य की आलोचना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक नहीं है भाई। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक नहीं है। इनकी साहित्यिक संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी है, उनके अनुसार हमें आदिकाल का समय बताना है। तो संवत 1050 से 1350 विक्रमी, संवत 1775 से 1350 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, संवत 1050 से 1375 विक्रमी। देखते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक का है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है, ठीक है। 900 वर्षों के साहित्य को बांटा भी 4 भागों में, ठीक है। आदिकाल वीरगाथा काल कहा इन्होंने, 1050 से 1375 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहाँ है, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल गद्यकाल, क्या कहा आधुनिक काल को, गद्यकाल, तो 1900 से 1985 संवत वही। अगला क्वेश्चन है 57वां, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है। क्या भाई, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है। तो पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है पंडित रामचंद्र शुक्ल, डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी में। देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। क्या भाई, जो ज्ञान राशि का संचित कोश है उसी का नाम क्या है, साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नाम द्विवेदी युग पड़ा भाई।
58वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ठीक है, जिन्होंने भाई हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका पहली बार काल विभाजन किया था वो हमें बताना है। तो पहला है पंडित राव सांस्कृत्यायन, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है पंडित रामचंद्र शुक्ल और डी है मिश्र बंधु। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। क्या भाई? प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यह काल विभाजन इस प्रकार है, नंबर 1 चारण काल 700 से लेके 1300 ईस्वी, नंबर 2 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण समुदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान भी। अगला क्वेश्चन है 59वां, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? ठीक है भाई, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है उसी को आदिकाल किसने कहा, हमें ये बताना है। तो ए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त। तो अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को ही आदिकाल कहा है। देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। नाम और प्रस्तुतता देखते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है भाई? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राव सांस्कृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि और चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है भाई। ठीक है, संधि एवं चारण काल। ठीक है, और अकेला चारण काल आ जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने कहा है। और आधार काल एक ने और कहा है, वो आप मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, आधार काल एक तो सुमन राजे ने कहा है और प्लस में और कौन है, आप मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे। 60वां क्वेश्चन है अपना, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि? रीतिकाल पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना, रीतिकाल नाम रखने से उसका विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। आगे देखते हैं, रीतिकाल के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। आगे देखते हैं, सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। आगे देखते हैं, श्रृंगार और प्रेम रस से ही रीति काल का मुख्य विषय है। क्या भाई? श्रृंगार और प्रेम रस से ही रीति का मुख्य विषय है। तो अपना भाई डी ऑप्शन ठीक रहेगा। नहीं भाई, एक मिनट रुको, क्या था इसमें? पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि भाई इसका ए ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके मार्ग का नाम विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन 61वां, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? क्या भाई हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या बच्चन सिंह? तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी के रचयिता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी है। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद्र, महावीर सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि।
निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक है। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ठीक है, रस सिद्धांत और सौंदर्य, कविता का प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी है। किसने भाई? निर्मला जैन ने। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं हैं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आलोचक के मुख से आदि भी। ये नामवर सिंह की कृतियां हैं। 62वां क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? ठीक है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? ए ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, सी ऑप्शन है नरेंद्र, डी ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कविता कौमुदी रचना के संग्रहकर्ता है राम नरेश त्रिपाठी भाई। डी ऑप्शन है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विभिन्न रूपों सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, देखो जो भाई ये कविता कौमुदी है, ठीक है, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक क्या है? लोकगीतों का संग्रह है। ठीक है, क्या है? कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विभिन्न रूपों का, ठीक है, इसमें क्या है? जो कविता कौमुदी है इसके अंदर काव्य के विविध रूपों जैसे सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी स्वतंत्रतावादी कवि है। इन्होंने मिलन, पथिक और सौपन शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखी हैं। ठीक है, कौन कौन से? मिलन, पथिक और सौपन। ठीक है, तो 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखे हैं। मिलन, पथिक और सौपन क्या है? खंड काव्य है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से, ठीक है, जो कविता कौमुदी है शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। इसमें कविता कौमुदी में भी, ठीक है, 8 भागों में, ठीक है, कविता कौमुदी का शीर्षक कितने भागों में? 8 भागों में है। ध्यान रखना आप सभी को, क्योंकि आजकल क्वेश्चन क्या है बिल्कुल डीपली पूछे जाते हैं। तो कविता कौमुदी शीर्षक, ठीक है, कितने भागों में है? कविता कौमुदी का शीर्षक 8 भागों में है। ठीक है, और इसमें ग्राम गीत है, उर्दू है, बांग्ला है और संस्कृत की कविताओं का संग्रह एवं संपादन किया है राम नरेश त्रिपाठी ने भी। अगला क्वेश्चन है 63वां, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ठीक है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, मिस्र बंधु, ठीक है, 3 भाई है ये मिस्र बंधु, ठीक है, इसलिए इनको मिस्र बंधु कहा जाता है। तो इनमें गणेश बिहारी है, बी श्याम बिहारी है, केशव बिहारी नहीं है। तो अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा। डी सुखदेव बिहारी भी है भाई। सी ऑप्शन ठीक है अपना। मिस्र बंधुओं में केशव बिहारी शामिल नहीं है। ठीक है, मिस्र बंधु है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है 64वां, मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? ठीक है, मिस्र बंधुओं के अनुसार बताना हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो श्रेप्पा है, गोरखनाथ है, सी विद्यापति है, डी अमीर खुसरो है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक है। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य का लेखक है गोरखनाथ। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा, गोरखनाथ। आगे देखते हैं, मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी नाम दिया। क्या भी जो गोरखनाथ की रचनाएं हैं इनको पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया। श्रेप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी ऑप्शन शिव सिंह सेंगर ने, सी मिस्र बंधुओं ने,
या रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसके बारे में पूछा? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना पूछी है। सबसे पहले किसने की थी? तो ये हमें बताना है। तो किसने की थी भाई? शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। किसने? शिव सिंह सेंगर ने की थी। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का वर्णन है। ठीक है, लगभग 1000 यानी 838 कवि है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मिस्र बंधु विनोद ने मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। ठीक है, शिव सिंह सरोज जो है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1883। और किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में। ठीक है, फिर मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद लिखा 1913 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में भी। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। जो शिव सिंह सरोज है उसका रचना काल क्या है? हमने अभी ऊपर देखा है। तो ए ऑप्शन 1833, बी ऑप्शन 1823, सी ऑप्शन 1836 या डी ऑप्शन 1810। तो ए ऑप्शन 1833 क्या है? शिव सिंह सरोज का रचनाकार रहेगा। तो शिव सिंह सेंगर ने, ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका रचना काल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दी गई है, लगभग 838 में। नोट, इस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी में होना चाहिए था, जो विकल्प में नहीं है, इसलिए इसे 1833 ईस्वी को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन ने सही माना था भाई। अगला है 67, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा रचनाकार है जिसने अपना लेखन सिर्फ गद्य तक ही सीमित रखा था? तो ए ऑप्शन रामविलास शर्मा, बी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन प्रेमचंद्र, डी ऑप्शन नगेंद्र। तो भाई सी ऑप्शन प्रेमचंद्र, इन्होंने गद्य तक ही अपने लेख को सीमित रखा था। मुंशी प्रेमचंद्र ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना का कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? ठीक है भाई, अपभ्रंश जो भाषा है उसको पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा था? तो ए ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी है अपना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, और डी ऑप्शन है राहुल सांस्कृतिक ने। तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा था। आंसर है बी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहा था, जिसमें इसे एक औपनिवेशिक कहानी माना जाता है। किसको भी? उसने कहा था। कछुआ धर्म एवं मोरेसी मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध है। किसके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। 69वां क्वेश्चन है, यानी 69वां क्वेश्चन है भाई अपना, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो भाई ये चौथे प्रकरण में है। किस में है? डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, फोर्थ प्रकरण में है। जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में है। किस में है? प्रकरण 4 में है भाई। 70वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है, ये हमें बताना है। वीर गाथा काल की पूछी यानी आदिकाल की।
ठीक है। 9000 ईस्वी से 1350, 11000 ईस्वी से 1350, ठीक है, 1000 ईस्वी से 1350 या 1000 ईस्वी से 1700, ठीक है। और किस में आया? मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो आप सभी को पता है, ठीक है, कितनी पूछी है, कितनी मानी है भाई? तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, 1000 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। देखते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा लगभग 1000 ईस्वी, मूल रूप से 993 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है: वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत और गद्य काल 1900 से 1984 सॉरी। देखो भाई, वीर गाथा काल के बारे में बात हुई है और यहाँ पे ईस्वी में पूछा था और रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत में बता रखा है। अगर किसी को ईस्वी में से संवत नहीं आता तो भाई हमें कोई क्या करना है, माइनस कर लेना है। 1375 में से 57 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। तो इसको करके देख लेना आप। हिंदी 71वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। क्या भाई? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ कौन सा है? संपादित ग्रंथ बताना है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी शब्द सागर किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी शब्द सागर बी श्याम सुंदर दास ने लिखा है। देखते हैं। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था भाई, ठीक है। और ये हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास ने लिखा, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। ये इनकी भूमिका के रूप में लिखा गया था और ये इन्होंने क्या लिखा? ग्रंथ लिखा है श्याम सुंदर दास ने। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वी रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हम्मी रासो, परमार रासो, रानीकेत की कहानियाँ आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने ही किया है, संपादन किया है इन्होंने भी। अगला है 72वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में पूछा तो ए ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई, ठीक है। तो देखते हैं। तो डी ऑप्शन अपना ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक रहेंगे। तो देख लेते हैं। एक तरफ इतिहास ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है और इतिहासकार है भाई। देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास इसका प्रकाशन वर्ष 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल इसका प्रकाशन वर्ष 1952 भाई। और इसके इतिहासकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई, इन तीनों पुस्तकों के। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये है भाई, यानी इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है, ठीक है। पहला भाग 1959, दूसरा भाग 1960। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इतिहासकार रहेंगे भाई हिंदी साहित्य इतिहास की। 73वां क्वेश्चन है भाई, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी की रचना की कितने? बी ऑप्शन गिरेसन ने, सी ऑप्शन गारसा दत्तासी ने, डी ऑप्शन गिलक्राइस्ट ने। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, गारसा दत्तासी ने। तो भाई अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा, सी ऑप्शन है गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी की रचना
की भाई। आगे है इस्तवार दैला लिटरेचर इंडो या हिंदुस्तानी नाम इतिहास ग्रंथ की रचना गारसा दे तासी ने किया। गारसा दे तासी फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास गारसा दे तासी ने ही किया था भाई। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी का ग्रंथ है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्या भी सच्चे अर्थों में क्या है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर, इसको ही हिंदी का पहला इतिहास माना जाता है। 74वां क्वेश्चन है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे ने, और डी डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने भी। देखते हैं ए ऑप्शन है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी नामक ग्रंथ का प्रकाशन एसीआईटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? ठीक है, एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। 75वां क्वेश्चन है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, जो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कौन सी भाषा में लिखा गया भाई? आंग्ल भाषा में लिखा गया। ये भी एक प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो इसके लेखक कौन हैं? तो ए ऑप्शन है पादरी FEK, बी ऑप्शन है पादरी एडविन ग्रिब, या सी ऑप्शन है गारसा दे तासी, या डी ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिब्स का रहेगा भाई। बी ऑप्शन ठीक है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिब द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1917 में लिखा गया था भाई। ऊपर देखो क्वेश्चन में आंग्ल भाषा दे रखा था, ठीक है, और यहाँ पे अंग्रेजी दे रखा है, तो अंग्रेजी नहीं आएगा, आंग्ल भाषा आएगा। यह 1917 ईस्वी में लिखा गया था। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी FEK हैं भाई। ठीक है, तो आज क्लास के अपने 25 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और आज की क्लास भी आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और कमेंट करना तो आप बिल्कुल ना भूलो। जो भी मैं क्वेश्चन करती हूँ तो प्लीज़ उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दिया कीजिए भाई। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं PDF शेयर करती रहती हूँ। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।